जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं रवि रंजन और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का। पिछले क्लास में हमने आपको एक बात बताया था कि कुछ बायोट सावर्ट्स लॉ जो होते हैं उसके एप्लीकेशंस जो हैं उसको आप एज ए फार्मूला के रूप में तो आपको तैयार रखना ही है कि कैसे उसको डिराइव करते हैं, क्योंकि डेरिवेशन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और मूल रूप से आप देखिएगा तो ज़्यादातर जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उसमें डेरिवेशन आपसे पूछा जाता है, उसका पूरा का पूरा व्याख्या करने के लिए आपको दिया जाता है कि कैसे इसको हम प्रूव करते हैं, उसका व्यंजक प्राप्त करते हैं। लेकिन कभी कभार जो है आप लोगों से न्यूमेरिकल्स भी पूछ लेते हैं, कभी कभार जो है वो न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं, छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स, या तो ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव के रूप में, किसी भी तरीका से आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। ऑब्जेक्टिव्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका साइज छोटा होता है, बड़ा नहीं होता है। खास करके कैलकुलेशन उसमें आप देखिएगा तो कम कैलकुलेशन आपसे करवाया जाएगा। और अगर वही सब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर या 5 नंबर वाला में, तो समझ लीजिए वो डिपेंड करता है मार्किंग पैटर्न के ऊपर में। अगर 2 नंबर का है थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करवाएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो और ज़्यादा कैलकुलेशन आपसे करवा सकता है वो। ठीक है, तो हम लोग आज जो है पिछले क्लास में जो बायोट सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन हमने देखा था और उस एप्लीकेशन के तहत हमने जो फार्मूला डिराइव किया था उसी डेरिवेशन के आधार पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले तो एक बार हम पिछला जो फार्मूला है उसको रिकैप्चुलेट करेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले क्लास में हमने आपको एक फार्मूला बताया था। पिछले क्लास में फार्मूला क्या बताया, फार्मूला तो हमने कई बताया था, जिसमें हमने शुरुआत किया था कि अगर हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, माने एक तार है जो वृत्तीय रूप में है और इससे मान लीजिए करंट आई चल रहा है और अगर इसका रेडियस आर है, तो इस वायर से पास होने वाला करंट जो है उस करंट के कारण इसके सेंटर पर, इसका जो सेंटर है इसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वो फार्मूला हमने आपको बताया था। तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला था वो आया था म्यू 0I/2R। ये फार्मूला हमने आपको बताया था। लेकिन एक और बताया था बात कि अगर नंबर ऑफ कॉइल ज्यादा हो, मान लीजिए n टर्न्स हो, टर्न्स माने फेरों की संख्या, ठीक ना, फेरों की संख्या अगर मान लो n है, n लिख दो, स्मॉल n लिखो, कैपिटल n लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको केवल ये नंबर चाहिए कि कितना इसमें तार जो है ना कॉइल बना रखा है। अगर n है तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा वो n टाइम्स हो जाएगा। माने आपको मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला वही रखना है, केवल उसको n से मल्टीप्लाई कर देना है, उतना गुना वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। ये बात आपको हमने पिछले क्लास में बताया था। एक फॉर्मूला ये था जो सेंटर की बात कर रहा है। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए हम आपसे ये बोले कि यही हमारा कॉइल है, लेकिन कॉइल से कुछ दूरी पर, लेट अस सपोज जो भी आप दूरी मान लो XYZ, कुछ भी मान लो, X मान ले, ठीक है। वैसे वहां पर हमने कुछ और मान के वेरीफाई किया था। इसका अगर रेडियस मान लो कैपिटल R ले लो, और इसके बाहर एक्सिस पर अगर आपसे पूछे कि बताइए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा आउटसाइड, ठीक है, या एक्सिस पर बोल दो, एक ही बात है। इसके एक्सिस पर अगर आपसे पूछ दे कि बताइए इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, अगर इससे करंट मान लो वायर से अगर आई चल रहा है, तो इसके बाहर वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने आपको एक बात बताया था, हमने एक फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिया था। एक्सिस पर जो हमने एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करके दिया था वो था μ0I r का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × r⁻³ प्लस x का पावर 3, और ये था आपका 3/2। ऐसा 2 था, स्क्वायर था, 3 लिखा गया, स्क्वायर था,
ठीक है। और ये इसका जो है पावर आया था 3/2, टोटल का पावर 3/2। तो ये फॉर्मूला हमने आपको बताया था, लेकिन ये फॉर्मूला क्या था, बाहर जो सेंटर है उस सेंटर से बाहर, उसी एक्सिस पर आपको बाहर में जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू देखने को मिलता है, वो वैल्यू का फॉर्मूला हमने आपको ये बताया था। तो पहले हम इसी फॉर्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, फिर आपको आगे जो स्ट्रेट लाइन वाला जो वायर था उस पर डिस्कस करके आपको हम बताएंगे। लेकिन फिलहाल आप इस न्यूमेरिकल्स ये जो फॉर्मूला देखे हो, इस फॉर्मूला पर आधारित जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को आप देख लो, फिर हम बाद में मिक्स भी करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग मिक्स करके भी बात करेंगे कि और भी तरीका हो सकता है न्यूमेरिकल पूछने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लो। और ये हमारे ख्याल से एनसीईआरटी का पहला नंबर ही क्वेश्चन है। इसका हिंदी वर्जन आप अपने एनसीईआरटी के किताब में देख लेना, बहुत सिंपल है। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कह क्या रहा है, इसलिए हिंदी का जो है परेशानी जो है वो खत्म हो जाएगा आपके सामने अभी तत्काल में। देखो इस क्वेश्चन में बोला ये है कि मान लीजिए हमारे पास जो है सर्कुलर कॉइल है, और इस सर्कुलर कॉइल से जो करंट चल रहा है वो करंट का मान जो है 0.40 एम्पियर है। एक अगर कॉइल लोगे तो एक कॉइल से इतना करंट चल रहा है। इसने कहा कि मान लीजिए इसमें टर्न की संख्या, नंबर ऑफ टर्न जो है ना, यानी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न है वो नंबर ऑफ टर्न जो है वो 100 है। 100 वायर का कॉइल इस तरह से घुमा हुआ है, और एक का अगर मान लीजिए रेडियस इसने दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो बाकी सबका भी वही होगा। तो अब कहता है बताइए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा। कि जो क्वाइल बना 100 वायर का क्वाइल जिसमें इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है, करंट इतना चल रहा है, तो अब बताइए इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। अभी जस्ट आपको हमने फॉर्मूला बताया है और उस फॉर्मूला के आधार पर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। हमने आपको अभी बताया है सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा n इंटू म्यू 0I डिवाइड बाई 2R ये होगा। यही तो हमने आपको अभी बताया है। n से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ टर्न्स अगर दे रखा है तो बेसिकली ये डाटा जो भी दिया हुआ है डाटा को उठा के रखिए। n का वैल्यू दिया है 100 तो 100 रख दो, ठीक है। म्यू 0 का मान हमने बताया है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 डाल दो। आई का वैल्यू जो है आपको दे रखा है, उठा के रख दीजिए 40 एम्पियर, ऐसा यूनिट में, लेकिन ध्यान रखना है सारा डाटा ऐसा ही मात्रक में रखना है। अब आ गया रेडियस। रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 के पावर -2 से गुना करना पड़ेगा। ये 2 पहले से है, r के जगह पे 8 गुने 10 के पावर -2 हमने रखा है, ठीक है। अब यहां से जो कटकुट होगा, जो भी काटकुट करो, जो कटेगा उसको हटाएंगे। चलिए पहले तो आप यहां से हटाइए, थोड़ा सा स्पेस हम बना लेते हैं। कि डेसिमल हटाओगे तो नीचे 2 शून्य आएगा, ठीक ना, और ये 2 शून्य से 2 शून्य तो पहले ही खत्म हो जाएगा। अब बचेगा 40, तो इसको काट दो, 8 पचे 40, ठीक ना, 8 पचे 40। अच्छा इसको अगर काटोगे तो 2 से कटेगा, ठीक, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 दूना 10, 10 पाई गुने ई 10 के पावर -2 ऊपर जाएगा, ई ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -7 पहले से पड़ा हुआ है, ई +2 बन के ऊपर जाएगा, इतना टेस्ला बनेगा। अच्छा ई पाई का वैल्यू तो हम लोग 3.14 लिख सकते हैं। ई 10 जो है इस पर जाएगा तो 10 के पावर 3 बना देगा। इसको अगर सॉल्व करोगे दोनों को, ई 10 के पावर 3 हो गया, ई वाला 10 लेकर के, तो ई हो जाएगा 10 के पावर -4 टेस्ला। और ये जो भी आया सो हमारा आंसर। देख लीजिए अगर हमने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक नहीं किया है तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन यही आना चाहिए और यही हमारा आंसर होना चाहिए। आप देख लीजिए ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे जब भी पूछा जाएगा, या तो 2 नंबर में पूछा जाएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है।
वो डिपेंड करता है पूछने वाला के ऊपर में। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद करवा देगा अगर ऐसे क्वेश्चन को अगर आप बनाते हो खूब। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको ढेर सारा जगह पे अलग अलग किताबों में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा। वैसे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको बता दें, एनसीईआरटी, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप देख लेना, पहला नंबर ही क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है और फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करोगे आपका सॉल्यूशन जो है वो यही आएगा। ठीक है, तो पहला ये पेज है, इसका अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले भाग पे। लेकिन अगले भाग पर जाने से पहले, जैसा कि अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया है कि पहले हम लोग देखेंगे एक स्ट्रेट वायर, और उस स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला हमने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन करेंगे। देखिए, तो पहले तो हम इस पर बात कर लें, हमारा जो स्ट्रेट वायर है ना, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर जो है हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर कोई स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग वायर है, कोई भी अगर स्ट्रेट एक वायर है सीधा, और करंट कैरिंग वायर है, मान लो इससे करंट गया है आई, इस वायर से कुछ दूरी पर, जो भी दूरी ले लो, इस दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने बताया था म्यू 0 आई 2 पाई आर, जो भी रेडियस लो, दूरी जो भी लो उतना दूरी, और इनटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही तो हमने बताया था। अच्छा, यहां पर 2 पाई नहीं था बल्कि 4 पाई था। ठीक है, अगर हम सही हैं तो हमारे ख्याल से यही फॉर्मूला था, हमने यही चीज आपको बताया था। एक बार जो है इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, माने जो फॉर्मूला हमने लिखा है इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें आपका ये फॉर्मूला बी इज इक्वल टू म्यू 0 आई बट्टा 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, यही फॉर्मूला हमने बताया था आपको। अगर आपको हम ये अलग अलग केस में बनावे, केस 1 करके आपको हम ऐसे कर दे कि मान लीजिए हमारा जो वायर है ना, हमारा जो वायर है वो मान लीजिए दोनों साइड से इनफाइनाइट है, दोनों साइड से इनफाइनाइट। आपने जो एलिमेंट काटा था उसकी वजह से ये एंगल लिया था एक थीटा 1 ऊपर, और ऐसे करो तो थीटा 2 नीचे, उसी अनुसार से ये फॉर्मूला आया था। अगर ये इनफाइनाइट है, अगर ये इनफाइनाइट है तो जैसे जैसे आप तार का लंबाई बढ़ाओगे एंगल बढ़ते जाएगा, एंगल बढ़ते जाएगा, तो यहाँ पर एंगल जो है इनफाइनाइट पर कितना बनेगा, लगभग थीटा 1 का मान कितना लिखोगे आप, 90 डिग्री। अच्छा, इधर भी अगर नीचे चले जाओगे, इसका जो है एंगल ऐसे बनेगा ना, अगर ऐसे घुमाते चले जाओगे आपका जो एंगल बनेगा फिर से कितना बनेगा, थीटा 2 का जो मान बनेगा ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। अगर वायर जो है इनफाइनाइट हो तो एंगल जो यहाँ पर बनेगा वो थीटा 1 थीटा 2 लगभग में 90 डिग्री का बन जाएगा, क्योंकि इसको आप बढ़ाते चलोगे सीधा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअल में ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आप इनफाइनाइट की बात करोगे तो उसको मानना पड़ेगा यही। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जब वायर इनफाइनाइट लेंथ का हो तो उस समय इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, तो आप जैसे लिखते हैं पहले तो उसको उतार दीजिए 4 पाई आर, और यहां पर लिखिएगा साइन 90 प्लस साइन 90, और वैसे भी साइन 90 का मान होता है 1, तो यहां से म्यू 0 आई डिवाइड बाई 4 पाई आई, सॉरी 4 पाई आई लिख रहे हैं आर, 4 पाई आर, और ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 2, डायरेक्ट हम लिख दे रहे 2, 2 से इसको काटोगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा म्यू 0 डिवाइड बाई 2 पाई आर। ये जो फॉर्मूला आपके सामने अभी आया तत्काल में, जो फॉर्मूला आपके सामने हमने लिखा है, इस फॉर्मूला पर आप गौर कीजिएगा, ये फॉर्मूला इनफाइनाइट वायर के कारण आया है। अनंत लंबाई का एक तार है, अनंत लंबाई के एक तार की वजह से, ठीक है, अनंत लंबाई का जो एक तार है, इस अनंत लंबाई के एक तार की वजह से जो आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका ऐसा आएगा, और ये आपको याद रख लेना है। ठीक है,
तो एक फॉर्मूला तो ये है जो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के केस 1 करके आप इसको लिख लो अपने कॉपी में, ठीक है। ये आपको बहुत काम आएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है इसलिए आपको बोल रहे हैं, ये बहुत काम आएगा, ठीक है। एक तो आप ये नोट कर लो। अच्छा, अब अगर हम आपसे ये बोले, इसको मिटा दे पहले, अब अगर हम आपसे ये बोले कि ऐसा ना हो करके ऐसा कर देते हैं केस 2 बना करके कि वायर जो है ना, ये जो तार है, ये जो तार है वो एक साइड से इनफाइनाइट और एक साइड इसी लाइन पर हम बोल दिए आर डिस्टेंस पर। बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक साइड से इनफाइनाइट है, एक साइड से, और एक जो है एंड पॉइंट से हमको लाइन खींच करके बोल दिया है, बताइए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो ई वाला साइड से अगर देखोगे तो एंगल क्या हो गया, 0। माने ऐसे करके कुछ एंगल बनता था ना, ये तो इस पर चला गया, तो θ2 का जो मान होगा वो तो 0 डिग्री ले लोगे। θ1 इनफाइनाइट पर अगर जाओगे तो फिर से θ1 का मान आपको लेना पड़ेगा 90 डिग्री, सही है। तो अब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो बदलने वाला है नहीं। यहां से साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही फॉर्मूला है। अच्छा, इस फॉर्मूला को μ0I डिवाइड बाई 4πr ऐसे लिख देते हैं। θ1 का मान जो है यहां पर रखेंगे 90 और साइन θ2 का मान रखेंगे 0। 0 का मान जो होता है वो 1 होता है, 0 का मान जो है वो 0 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। इसका मतलब ये डाटा वही रह जाएगा। आप सॉल्व कीजिएगा, आपके सामने ये फॉर्मूला आ जाएगा, सही बात है। तो ये फॉर्मूला भी हमको याद रख लेना है, इसको मान लेना केस 2, ये जो है ना ये केस 2, इसको मान लेना, ठीक है। केस 2 में क्या किए हैं, वायर को एक साइड से इनफाइनाइट लंबाई का कर दिया है, और दूसरे साइड से जो वायर को जो है ना वो एंड पॉइंट पर ला करके हम रख दिया, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, हाँ चलो ठीक। इनफाइनाइट पर एक साइड से रख दिए और एक साइड से एंड पॉइंट पर रख दिए, और एंड पॉइंट पर हमसे पूछा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको जरूर अपने फार्मूला में शामिल कर लेना। ये जो बात है ना इसको फार्मूला में शामिल कर लेना। अब हम बात करते हैं यहाँ न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस की, और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है अगर आप देखिएगा तो एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में हमारे ख्याल से है, इसको आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा समझ लो क्वेश्चन के बारे में, उसके बाद फिर देखना ये आप बना सकते हो। देखो बोला ये है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो है इसमें जो बोला है लॉन्ग, जब ये शब्द का इस्तेमाल करे तो लंबाई का आता पता नहीं है, मतलब इनफाइनाइट लेंथ का ये वायर है, ठीक है। इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर से कुछ दूरी पर, और वो दूरी दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ऐसे बोला है 20 सेंटीमीटर के दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अगर इस वायर से जो करंट चल रहा है ना वो करंट जो है वो 35 एम्पियर है, 35 एम्पियर है। थोड़ा एक बार रीचेक कर ले, ये बहुत ज़्यादा मात्रा है करंट का, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। जो करंट का जो मात्रा है ठीक है 35 एम्पियर ही दे रखा है, जो दिया है वो रखा हुआ है, ठीक है, यही करंट का वैल्यू दे रखा है। तो यहां पर बताइए चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। अभी जस्ट हमने आपको एक बात बताया है कि अगर दोनों साइड से इनफाइनाइट लेंथ का अगर वायर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाता है μ0I बटा 2πr, यही बात हमने आपको अभी बताया जस्ट, ठीक है। अगर दोनों साइड से इनफाइनाइट हो जाता है तो यही फॉर्मूला हमें लगाना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, आप देख लेना इसको एनसीईआरटी में, ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है आपको ये मिल जाएगा, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है जिसे सॉल्व किया जा सकता है केवल फार्मूला पे रख के, माने फार्मूला अगर आपको याद है तो उसी से काम हो जाएगा, ठीक ना। चलिए हम आपको ये क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखो P इज इक्वल टू μ0 का मान अगर लिखोगे तो तुमको लिखना पड़ेगा 4π10⁻⁻⁷, ऐसे मात्रक में यही होता है। μ0 का मान, I का मान जो है 35 दे रखा है,
एम्पियर में है तो एसआई मात्रक में है। ये तो खैर 2 पाई में जैसे है वैसा ही लिखेंगे। आर का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलोगे तो 10 के पावर -2, सब एसआई मात्रक में डाटा रखा गया। अब ये बी का मान टेस्ला में आएगा, तो आप काट कूट कीजिए, इसको काटिएगा 2 मरतबे कट जाएगा, इसको काटिएगा 10 से कट जाएगा, ठीक है। तो यहां से बी इज इक्वल टू देखने को मिलेगा क्या, 35/10, 35/10। ई वाला 10 के पावर ऊपर ले चलो, -7 पहले से है, ऊपर जाएगा ये प्लस बनाएगा। ये डेसिमल अगर डालोगे तो 3.5 गुने 10 के पावर, ये दोनों को कंबाइन कर दो तो ये हो जाएगा 10 के पावर -5 टेस्ला। और इतना जो आया ना, ये हमारा जो है आंसर कहलाएगा। जो भी आया कैलकुलेशन अगर आप देख लीजिए तो हमारा कैलकुलेशन जो है वो एकदम करेक्ट है। कैलकुलेशन अगर करेक्ट है तो आप इसका जो डाटा देखिएगा तो ये डाटा हमारे ख्याल से एकदम सही आना चाहिए। जो भी डाटा आएगा वो डाटा जो है अपना आंसर दे देगा, ठीक है। तो हमारे ख्याल से यही जो है इसका सॉल्यूशन होगा, यही इसका आंसर होगा। आप देख लीजिए तो एकदम फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, लेकिन ये फॉर्मूला आपको आज हमने बताया है। ये फॉर्मूला आपको पिछले दिन हालांकि बताया तो पिछले दिन ही था, लेकिन उस फॉर्मूला से हम ये नया फॉर्मूला जो निकाले हैं वो आज आपके सामने हमने डिस्कस किया है। तो इसको आप एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा, बहुत आसान सा बात है, इजी वे में इसको कवर किया जा सकता है, इसके क्वेश्चंस को जो है वो बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन जो है ना और हम आपके सामने रखते हैं, और सिंपल सा क्वेश्चन रखते हैं ताकि आप जो है इस बात को समझ जाओ। देखो मान लो अगर एक स्ट्रेट वायर है और एक फिर सेमी सर्कुलर वायर है, मान लो इसमें करंट चल रहा है आई, इसका सेंटर जो है, सेंटर से इसका रेडियस स्मॉल आर है, मान लेते हैं। इसमें करंट फिर कितना चल रहा है आई, ऐसा है। ये फर्स्ट वायर है, ये सेकेंड वायर है, ये थर्ड वायर है, ठीक है। और बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, माने हम ये क्वेश्चन को अभी डिजाइन करते हैं आपके सामने, और इसमें आपसे क्वेश्चन कर दिया, मान लीजिए कर दिया फाइंड वैल्यू ऑफ पी एट ओ। ये जो सेंटर है ना, सेंटर को हम नाम देते हैं ओ, ठीक है। ओ पर बी का मान ज्ञात करें। बी बोले तो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया जाए आपको और कहे कि इसको सॉल्व कीजिए, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फिर से आप क्या करो, क्योंकि ये वायर का लंबाई वगैरह का चर्चा नहीं है, इसको आप इनफाइनाइट मान लो। ये वायर जो है ये इनफाइनाइट लेंथ का है। अगर ये वायर इनफाइनाइट लेंथ का है या नहीं भी होता तो भी अगर आप इस पर क्वेश्चन, इस पर अगर आप फार्मूला लगाते, मान लो एंगल वाला फार्मूला लगाते, तो एक्चुअल में जो पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इसी पॉइंट के अलोंग ये वायर दिया हुआ है। तो अगर आप मान लीजिए ये पॉइंट से अगर इसका एंगल निकालोगे तो एक साइड का एंगल आपको जो है वो तो 0 बताएगा, और अगर दूसरे साइड में अगर आप जाओगे घूम करके तो आपको वो एंगल कितना बताएगा, 180। अगर एक एंगल देखोगे तो एक एंगल आपको इसी डायरेक्शन में जो देगा वो 0 देगा, थीटा बराबर 0, मान लो थीटा 1। और दूसरा थीटा निकालोगे तो इसे घूमोगे तो टोटल थीटा कितना बताएगा, 0। तो स्ट्रेट वायर अगर हो और स्ट्रेट वायर के ही लाइन पर आपसे एंगल पूछा जाए तो आपको दो एंगल जो मिलेगा उसमें एक एंगल आपको 0 मिलेगा और एक एंगल मिलेगा कितना, एक एंगल मिल जाएगा 180। तो दोनों ही परिस्थिति में अगर आप यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकालिएगा तो देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ जो आएगा ना वो 1 + 2 + 3, तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आप तीनों को मैग्नेटिक फील्ड को जोड़ दीजिए, तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा वही यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो पहला जो है उसका अगर निकालोगे ई तो आप लिखोगे μ0 I बट्टा, अगर इनफाइनाइट नहीं भी मानते हो तो भी उसकी बात कर रहे हैं हम, तो उस केस में भी आप जो है ना यहाँ पर जो भी डाटा लगाएंगे तो यहाँ पर चलिए 4 पाई × r, और यहाँ पर लिखते हैं साइन θ1, तो साइन θ1 के जगह पे 0 और साइन θ2 इसके जगह पे 180 लिख दो, प्लस
फिर दूसरा जो मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा दूसरा तार जब लोगे तो दूसरा सर्किल नहीं, आधा सर्किल है, तो सर्किल का हमने बताया था म्यू 0 I/2R, यही बताया था। और आधा सर्किल है तो इसमें हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो दूसरा तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो निकल जाएगा। फिर तीसरा के कारण अगर लिखोगे तो फिर स्ट्रेट वायर वाला फॉर्मूला लगाओ 4πr, और यहाँ पर एंगल फिर इसके लिए भी वैसा ही लिखो 0 डिग्री, और फिर यहाँ पर लिखोगे 180 डिग्री। हालांकि इसमें थीटा उल्टा कर लेना, थीटा उल्टा करने का मतलब जैसे इसमें जो है ना पहले वाला θ1 को 0 माने हैं, हालांकि उसको 180 मान सकते हो आप, और इसको जो है एक को अगर 0, θ1 इसके लिए अगर 0 है और θ2 अगर 180 है तो इसका उल्टा हो जाएगा। हम यहाँ पर कोई क्रम नहीं बदले हैं, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा हमारे ऊपर ये प्रभाव डालेगा नहीं, मान लेते हैं वैसा ही रहने दो। एक बात बताओ, ये भी 0 ये भी 0, साइन 180 मान भी 0 होता है, ये भी 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे पूरा टर्म 0, प्लस ये तो हमारा हो जाएगा म्यू 0I/4R, और ई भी 0। तो नेट जो चुंबकीय क्षेत्र हमको मिलेगा सेंटर पर यानी ओ पर, वो मिलेगा म्यू 0I/4R, और ये जो आया ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसे भी डाटा देकर के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लो। एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आपके कॉपी में रहना चाहिए ताकि ध्यान रहे कि क्वेश्चन आपसे ऐसे टाइप का जो है वो बन जाए, ठीक है। तो एक तो ये न्यूमेरिकल्स है जिसको आप नोट कर लो। चलिए एक और आखिरी क्वेश्चन आपको हम करवा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई स्क्वायर बना दे, वर्ग टाइप का बना दे तार का, या फिर उसको आयत बना दे, रेक्टेंगल बना दे, अगर ऐसा कोई सिस्टम बना दे और आपसे बोले कि अब बताइए स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल या फिर वही आयत, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। माने डायग्राम बना दिया और कह दिया कि ये क्वेश्चन हो गया, अब इसको आप सॉल्व कीजिए और समझिए आप अपने अनुसार से। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको प्रत्येक इसका जो ये जो साइड दिख रहा है, इसका जो भुजा है, इसके प्रत्येक भुजा को आपको एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर मान लेना है, माने एक सीधा धारावाही तार मान लेना है, इससे करंट आई चल रहा है। एक का, चूंकि स्क्वायर है तो एक का अगर आपने लंबाई ए लिया है तो बाकियों का लंबाई भी ए होगा। चलिए आपको हम अभी दिखाते हैं, अगर मान लो एगो के कारण हम निकाल लें, एगो के कारण हम निकाल के आपको बता दें, एगो के कारण अगर हम आपको बता दें कि इसका जो, थोड़ा सा आप रुक जाओ, हाँ चलिए हम क्या करते हैं ना, एक वायर के कारण सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकाल के दिखाते हैं, ठीक ना। तो एक वायर के कारण अगर आप निकालोगे तो मान लो यहां से इधर लाइन खींच दो, इधर से इधर लाइन खींच दो, और यहां से इसका जो दूरी है वो दूरी तो स्ट्रेट में आप निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है, इसका दूरी तो निकाल सकते हो, कोई भारी बात है नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए है, तो यहां से यहां तक का जो दूरी लोगे तो वो कितना हो जाएगा, ये जो आधा दूरी होगा वो a/2 हो जाएगा। एगो का निकालते फिर चारों का जोड़ देंगे, मान लेते ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। अरे सबका अगर इसका भी निकालोगे तो ऐसा ही इसमें बनेगा, ऐसा ही इसमें बनेगा, ऐसा ही इसमें बनेगा। एगो का निकालते हैं वही फॉर्मूला सबके लिए लगा देंगे चूंकि ये स्क्वायर है, ठीक ना। एक बात बताओ, ये क्या एंगल जो यहाँ पर बनेगा ये 45 बनेगा, और इधर का भी एंगल अगर आप लोगे तो 45 बनेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल एंगल जो है 90 बनेगा, इसको बीचों बीच काट रहा है तो कितना होगा 45 डिग्री, ये भी कितना होगा 45 डिग्री, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या होगा a/2। तो हम लोग चूंकि हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पर अगर चाहिए तो सीधे तौर पर ऐसा करते हैं ना, सबका जो भी है 1 2 3 4 सबका निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं B1 का मान निकाल लेते हैं, B1 का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, पहला वायर का म्यू 0I/4πr, और यहां पर लिखोगे साइन θ1 प्लस साइन θ2, सारा चीज हमको दे रखा है, वैल्यू उठाओ और रखो, म्यू 0I/4πr
4πr, और यहां से आप लिखिएगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री। और अगर आप ये डाटा को रखिएगा तो आपको मिलेगा क्या, म्यू 0 I/4πr। इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए यहां से आपको मिलेगा 1/√2 प्लस 1/√2, यही आएगा। अब इसको जोड़ देना है, ठीक ना। अच्छा, इसको अगर आप जोड़िएगा तो आपका डाटा जो है कुछ ऐसा आएगा, ये 2/√2 ऐसा करके कुछ देगा, है ना। तो हम ऐसा करते हैं ना कि इसको √2 वाला टर्म से इसको एगो काट देते हैं, तो यहाँ पर आपको √2 एगो बच जाएगा। कैसे बचेगा ये समझ में आ रहा है। इसको √2 × √2 के रूप में लिख सकते हैं। हम एगो को हटा करके ऊपर में √2 लगा दिए, तो B1 का जो मान आया, वैसे इसको भी काट सकते हैं लेकिन इसको काट करके रहने दो, तो √2 आया और इंटू म्यू 0I/4πr, ये वैल्यू आया अपना, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड आया पहला वायर के कारण। जो पहला तार जो दिख रहा है, इस पहला तार के कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो ये आएगा। अच्छा, आर का वैल्यू आपको यहां से उठा के रख देना है। आर का वैल्यू कितना होगा, आर का वैल्यू अगर रखोगे तो आर का वैल्यू यहां से आपको देखने को मिलेगा √2 म्यू 0I/4π, और ये हो जाएगा A/2। इसको काट दो, 2 से कट जाएगा, तो B1 का जो मान आएगा √2 म्यू 0I/2πa, यही आएगा। हाँ, ये मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो किसी एक वायर यानी वायर 1 के कारण जो है वो सेंटर पर आएगा, एक वायर के कारण एक्यूरेट ये फॉर्मूला आएगा इस सेंटर पर। लेकिन हमसे पूछा है पूरे सिस्टम की वजह से सेंटर पर बताइए क्या होगा, पूरे सिस्टम की वजह से, ठीक है। तो एक बात तो तय, पहला के कारण एगो के कारण इतना आएगा, तो दूसरा के कारण भी वही आएगा, तीसरा के कारण भी वही आएगा, और चौथा के कारण भी वही आएगा। लेकिन क्या सभी में करंट का डायरेक्शन सेम है? इसका करंट का डायरेक्शन और इसका देख लो एक दूसरे के अपोजिट है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड आप लोगे तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका जो होता है स्ट्रेट वायर में, आप क्या करो, अंगूठा को करंट के डायरेक्शन में रखो और हाथ को घुमाओ, ऐसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा, ठीक है। तो अगर आप हाथ घुमाओगे तो ऐसे, जैसे कि अगर इसमें देखो तो इसमें हाथ घुमाओगे तो बोर्ड के अंदर हाथ जा रहा है, अंगूठा इधर है तो बोर्ड के अंदर, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है यहां पर अगर आप देखोगे तो बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है। लेकिन इसमें अगर देखोगे तो ऐसे घुमाना पड़ेगा, तो बोर्ड से बाहर निकल रहा है, तो एक अंदर जा रहा है एक बाहर निकल रहा है। तो आप जो मैग्नेटिक फील्ड लोगे ना, तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर वाले को आप क्या करो, क्रॉस से दर्शा लो, बाहर वाले को डॉट से दर्शा लो। तो चूंकि हम लोग ये बात जानते हैं कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर कोई निकालेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ निकालेगा, तो 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण और 4 के कारण, चारों के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा जोड़ के रख दो, जो आएगा सो आंसर। तो एगो के कारण तो आया है √2 और म्यू 0I/2πa, ऐसा आया है। अच्छा, इसका जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा इसके बारे में क्या कहना है, अंदर की तरफ जाएगा पहला के कारण। तो पहला के कारण अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, तो अंदर वाला को हम लोग यहां पर क्रॉस से दर्शा लेते हैं। क्रॉस का मतलब बोर्ड के अंदर डायरेक्शन आया मैग्नेटिक फील्ड का, इतना वैल्यू और अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरा वायर के कारण निकालो, देखो दूसरा वायर के कारण निकालोगे, अंगूठा इधर गया और ये भी ऐसे, यानी बोर्ड के अंदर जा रहा है। तो फिर इसके लिए भी अगर लिखोगे तो फॉर्मूला सेम लिखाएगा, √2 म्यू 0I और बट्टा 2πa, और इसका भी बोर्ड के अंदर तो क्रॉस लगा लो, और बाकी दोनों जो होगा ना वो देख लो बाहर की तरफ होगा, म्यू 0I/2πa, और ये बाहर की तरफ है तो इसमें डॉट लगा लो दोनों के लिए। बाकी क्या करना है, डॉट लगा लेना। और क्यों लगाना है ये बात समझ गए, क्योंकि वो डायरेक्शन आपको जो है वो बाहर की तरफ दिखाएगा, ठीक है। नहीं होते एक बार चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखो इसमें देखो तो बाहर की तरफ आएगा, इसमें भी देखो तो ये बाहर की तरफ ऐसे घुमाएगा, ठीक है। तो ऐसे घुमाएगा माने बाहर की तरफ फेंकेगा। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर ऐसे करके दिखा रहा है।
इसका मतलब ये हुआ कि एक अगर अंदर गया तो एक बाहर, तो एक अगर निगेटिव तो एक पॉजिटिव, फिर एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव। इसका मतलब ये एक पॉजिटिव एक निगेटिव, देखो ये दोनों को अगर निगेटिव मान लो तो ये दोनों पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर के अगर वैल्यू को अगर आप जोड़िएगा तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा सेंटर पर कितना आएगा, 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। ये बात समझे क्यों होगा, क्योंकि अगर अंदर वाला डायरेक्शन को अगर प्लस मानते हो, माइनस मानते हो, तो बाहर वाला डायरेक्शन को आपको क्या मानना पड़ेगा, पॉजिटिव मानना पड़ेगा। और दोनों को अगर सब चारों को अगर आप जोड़ोगे तो उस हिसाब से आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ये जो आएगा वो 0 आएगा। तो अभी जो क्वेश्चन हमने आपको दिखाया, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करना, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे क्वेश्चन आप जहां भी देखो इसको डायरेक्ट जो है आप इसका सॉल्यूशन सेंटर पर क्या बता दो, 0। हमारे ख्याल से ये किसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बोर्ड एग्जाम में ही ये क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ध्यान में रखना। तो ये न्यूमेरिकल्स की बात रहा, और थोड़ा सा हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं एक टॉपिक पर। हालांकि इस टॉपिक पर जो है आगे अगले क्लास में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आज जो टाइम बचा हुआ है 5-10 मिनट, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। तो एम्पियर का जो परिपथीय नियम है इसके बारे में आपको थोड़ा स्टेटमेंट बता दे, और जानकारी आपको हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये एम्पियर का परिपथीय नियम कहता क्या है। तो जैसे गॉस लॉ आपने पढ़ा था, कुछ आइडिया जो है ना उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। एम्पियर का कहना यह है, माने एम्पियर का माने लॉ जो है क्यों बना था, देखो पायोट सावर्ट लॉ का काम क्या था, चुंबकीय क्षेत्र निकालना। उसमें कैलकुलेशन आप देखिएगा बड़ा बड़ा कैलकुलेशन होता है, कुछ ऐसे आपको माने शेप साइज दिख जाएगा, कुछ आकृति ऐसा दिख जाएगा जहां पर बायोट सावर्ट लॉ का जो है अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उस जगह पे एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ जो है ठीक ठाक काम करके मैग्नेटिक फील्ड निकाल करके हमको दे देता है, इसलिए एम्पियर सर्क्यूटल लॉ आपको पढ़ाया जाता है ना। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि ये लॉ कहता क्या है। देखो एम्पियर का परिपथीय नियम कहता ये है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है और इस वायर से मान लो करंट अगर चल रहा है आई, इस वायर के क्लोज कर दो इस रास्ता को, यहां पर एक रास्ता जो है चारों तरफ से बंद कर दो, ठीक है। तो चारों तरफ से ये जो बंद रास्ता आपको दिख रहा है, इस बंद रास्ता के कारण, इस बंद रास्ता के अंदर से, माने इस बंद रास्ता के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, लाइन इंटीग्रल इसको बोलते हैं, क्योंकि ये लंबाई है ना, ये रास्ता जो है वो लंबाई होता है। तो इस लंबाई के अंदर जो भी मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो करंट और म्यू जीरो के मल्टीपल के बराबर आएगा। पहले आपको समझा देते हैं क्या बोला है, स्टेटमेंट क्या बोला है, देख लो। इसका स्टेटमेंट कहता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लाइन इंटीग्रल कहने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल। अगर मान लो इसका छोटा लंबाई जो है यहां पर ले लेते हैं डीएल, मान लो छोटा लंबाई डीएल हम मान लिए, तो लाइन इंटीग्रल डॉट प्रोडक्ट में ये लेते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये हमेशा बराबर होता है म्यू जीरो टाइम्स इनक्लोज करेंट, माने इस लाइन के अंदर से बंद करंट का। तो करंट तो आइए ना जा रहा था, इसलिए जो करंट है उस करंट का ये बराबर हो गया। अगर आप याद कीजिए तो गॉस थ्योरम क्या बोला था, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये बराबर होता है क्या चीज, टोटल बंद चार्ज इनक्लोज चार्ज बट्टा एप्सिलॉन जीरो। यहां पर उसी बात को अलग तरीका से बोल, यहां पर जो है उसी पैटर्न पर दिया गया एक हमारे पास जो है लॉ है, इस लॉ को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो देखो इस लॉ में क्या बोला है, स्टेटमेंट केवल अभी ध्यान में रखना विशेष तौर पे, इसका स्टेटमेंट केवल ये बोला है, अगले क्लास में और भी इस पर हम डिस्कस करेंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी का मतलब वही म्यू जीरो, ठीक है, म्यू जीरो टाइम्स द नेट करंट आई इनक्लोज्ड बाय द पाथ। इस रास्ता के अंदर जो भी करंट चल रहा है उस करंट के म्यू जीरो का ये
बराबर आएगा हमेशा लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट अगर आप लगाते हो तो इसके बारे में आपको जानकारी होगा। यहाँ पर dl और यहाँ पर क्या लगाओगे, cos थीटा, और ये हो जाएगा म्यू 0 i। वेक्टर फॉर्म में तो हम ऊपर में लिखे हैं, अगर इसी को वेक्टर फॉर्म से हटा करके लिखे तो ऐसे लिखेंगे। अब ये बात विशेष ध्यान रखना, लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है लंबाई का इंटीग्रेशन, एरियल इंटीग्रल का मतलब एरिया dA लगाते हैं, यहाँ पर dl लगाना है क्योंकि लाइन इंटीग्रल यानी लंबाई का इंटीग्रल करना है। और ये क्लोज करने का मतलब है कि ये चारों तरफ से बंद होना चाहिए। यही आपका जो है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसका जो है हिंदी लिख देते हैं। इसका जो कथन है, जो स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट का हम हिंदी लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक ना। किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का लंबाई समाकलन बंद कुल धारा का म्यू 0 गुना होता है। ये एम्पियर का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को तत्काल में पहले नोट कर लो, ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो। अगले क्लास में हम लोग इस पर और भी विशेष चर्चा करने वाले हैं। तो ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का भी प्रयोग हम अगले क्लास में देखेंगे, जैसा कि बायोट सावर्ट लॉ का प्रयोग हमने देखा था। ठीक है, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मूल रूप से आज हमें बात करना था बायोट सावर्ट लॉ का जो एप्लीकेशन हमने किया था उस पर न्यूमेरिकल्स का। ठीक है, और अब जो है वीडियोस आपको लगातार जो है हम देते रहेंगे। थोड़ा सा ये सब जितना भी था उस सब से हम फ्री हो गए, तो अब आपके सामने जो है वीडियोस आते रहेगा। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। तत्काल में आप जो है अपना रिवीजन जारी रखिए और अपना पढ़ाई जो है जैसे चल रहा है वैसे उसको कंटिन्यू रखिए। ठीक है, तो अगले क्लास में शेष बातें हम लोग करेंगे।